कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और उम्मीद की साइकिल पर सवार हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में आपको बड़ी चुनौती कौन दिखता है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर मायावती? देखिए, चुनौती ये है कि जो काम समाजवादी पार्टी ने किया है वो जनता के बीच में पहुंचा है, उसका लाभ पार्टी के संगठन कार्यकर्ताओं के माध्यम से कैसे मिले। क्योंकि सबका यही मानना है, जितने भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में इस समय हैं, उनका यही मानना है कि उत्तर प्रदेश में अगर सीटें ज्यादा होंगी तो उनकी भूमिका देश की राजनीति में अलग दिखाई देगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आए। कांग्रेस क्योंकि सत्ता में रहे, आजादी के बाद बहुत बार मौका मिला उन्हें, और 10 साल का कार्यकाल का भी आकलन करेगी जनता। और मैं समझता हूं 5 साल जो बहुजन समाज पार्टी ने यहां उत्तर प्रदेश में गुजारे हैं और उनका जो कार्यकाल था जिसने मैं लोकतंत्र को पूरी तरीके से तबाह किया था, वहीं जनता को आकलन करने का मौका मिलेगा इस चुनाव में। जहां समाजवादी पार्टी की सरकार आज है तो जनता जरूर तुलना करेगी जनता कि आखिरकार इनकी नीतियों में, इनके कार्यक्रमों में, इनके फैसलों में कौन से ऐसे काम है जो जनता के लिए हित में है और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस चुनाव में मौका मिलेगा और मुझे भरोसा है कि जब जनता आकलन करेगी और तमाम पार्टियों के कार्यक्रम देखेगी, समाजवादी पार्टी को बेहतर पा करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकलेंगी। माना मैंने सीटें निकलेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी एक पॉलिटिकल फाइट होगी। क्या आपको लगता है मुकाबला द्विकोणीय होगा, त्रिकोणीय होगा, चतुष्कोणीय होगा? यानी नरेंद्र मोदी होंगे, राहुल गांधी होंगे या फिर मायावती की पार्टी होगी? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और समाजवादी पार्टी से कौन हारेगा? कहीं बीजेपी हारेगी, कहीं कांग्रेस हारेगी और कहीं बीएसपी हारेगी। तो ये कह पाना मुश्किल है कि किस लोकसभा में किससे सीधा है। समाजवादी पार्टी से कौन हारेगा और कौन पीछे रहेगा, इस पे अभी समाजवादी पार्टियों मैंने नहीं सोचा है। पूरा देश कह रहा है कि यहाँ तो मोदी की लहर है। स्वाभाविक है, क्योंकि अखबार और जो जमाना बदला है, कई 100 चैनल हैं, सोशल मीडिया है और उनका खर्चा भी कम नहीं है। जो खर्चा अखबारों में आ रहा है, हम तो अभी तक 1000 करोड़ बता रहे थे, लेकिन आज मैंने अखबार एक पढ़ा है तो सुनने में आया है कि वो कम से कम 5000 करोड़ का खर्चा है। और स्वाभाविक ये है कि चुनाव जब खत्म हो जाएगा, जब सही तरीके से हिसाब किताब जिनसे एडवर्टाइजमेंट और जिस तरह से प्रचार कराया है, वो हिसाब किताब छोटा नहीं बड़ा ही बन करके आएगा। तो जब इतने बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ का खर्चा किया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि प्रचार होगा। ये प्रचार में जरूर आगे हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में और सच्चाई अगर बताई जाएगी तो मैं समझता हूं ये जमीन पर बहुत पीछे है। लेकिन अखबारों में, टेलीविजन, मीडिया में तो आगे ही आगे हैं, वहां पर तो आप पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हम समाजवादी लोग तो काम करते रहे, हम लोग प्रचार में पीछे रहे और आज भी मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी ने काम ज्यादा किया है और दल प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि बीजेपी के बड़े नेता जो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? उनके बारे में कहा कि इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत कोशिश की हिंदी में इवेंट मैनेजर किसको कहा जाए, किसको माना जाए। तो अगर मैं कह भी दूं कि इवेंट मैनेजर कौन होता है तो हो सकता है चुनाव आयोग मुझे भी नोटिस दे दे। तो इवेंट मैनेजर कहा जा रहा है। सभी ने ये स्वीकार किया है सेल्स और मार्केटिंग में बहुत होशियार हैं और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चालू हैं, तो प्रचार में तो वैसे ही वो आगे हैं। वो प्रचार में आगे हैं, ये मानते हैं? प्रचार में आगे लेकिन काम में पीछे हैं। मैनिफेस्टो जो उनका आया है जमीनी हकीकत से दूर है। मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं या देश के बड़े सवाल जो हैं वो उस घोषणा पत्र में आएंगे, लेकिन पता नहीं घोषणा पत्र कैसा है। घोषणा पत्र पे तो वोट ही नहीं मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनके भाषण सुनिए और चर्चा किस दिशा में जा रही है देश में। तो देश के सामने जो किसान हैं, गांव में रहने वाले हैं, गरीब हैं, उनके लिए क्या ठोस कार्यक्रम है? व्यापारियों को तो जोड़ेंगे, उद्योगपतियों से तो संबंध बना के रखेंगे, उनके घोषणा पत्र में है, लेकिन किसान के लिए क्या राहत और क्या सुझाव होंगे, ये मैं समझता हूं देश की जनता देख रही है। देश की जनता देख रही है। लेकिन अखिलेश जी, 2 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं 5-5 मुख्यमंत्री एक साथ काम कर रहे हैं। ये तमगा आपने पहले भी सुना होगा। जब आप ये सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, ये स्वाभाविक है, क्योंकि सीनियर लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं
तो बहुत सारे सुझाव आते हैं और बहुत सी राय आती है। अगर मुझे कहा जाता है कि मेरे 5 मुख्यमंत्री और हैं, तो बीजेपी के बड़े नेता जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं वो कहते हैं कि मैं तो उंगली पकड़ के चलता हूं। बहुत से लोगों से मैंने शिक्षा ली और राजनीति में उन्होंने मुझे सहारा दिया है। उनने तो अपने गुरु को बाहर कर दिया, लोग ऐसा कहते हैं। आडवाणी जी को बाहर कर दिया। उन्होंने ही कहा कि इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में सीनियर लीडरशिप होती है, उनका कहना, उनके राय पे चलना, मैं समझता हूं हर दल यही करता है। ऐसा लोग कहते हैं कि सरकार पर ग्रिप आपकी जो है वो कमजोर हुई है। 2 साल में तो काम बहुत किया है और कई ऐसे फैसले हैं जो सरकार के आज नहीं दिखाई देंगे लेकिन कल दिखाई देंगे। तो जो लोग कहते हैं कि सरकार पर ग्रिप कम है, तो मैं 15 लाख लैपटॉप कैसे बांट पाता 1.5 साल के अंदर? किसानों का मान लीजिए सिंचाई मुफ्त कर दी, इकलौता प्रदेश है। इसी तरह किसानों को और सुविधाएं दे रहे हैं। तो कैसे संभव होता है इतना? अगर ग्रिप न होती तो इतने बड़े फैसले, इतने बड़े काम कैसे संभव हो पाते? क्या सच है कि आप जो फैसले लेते हैं उसमें कई सारे लोग बीच में टांग अड़ाते हैं? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि राय और सुझाव तो सभी लोग देते हैं, लेकिन आखिरी में फैसला तो सरकार का और मुख्यमंत्री का होता है। तो राय सुझाव तो लेना भी चाहिए, क्योंकि बड़े फैसले कई बार ऐसे हैं जो उन पे राय सुझाव आना चाहिए। लेकिन सरकार का और मेरी जिम्मेदारी यह है कि तमाम काम हों, पूरे हों। चुनाव पर वापस आते हुए आपने रायबरेली और अमेठी में कैंडिडेट नहीं दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुलायम सिंह जी के खिलाफ और कन्नौज में डिम्पल जी के खिलाफ कैंडिडेट कांग्रेस ने नहीं दिया है। ये क्या दोनों के बीच में खिचड़ी पकती रहती है हमेशा? ये थोड़ा समझाइए हमें। देखिए, ये पहला चुनाव नहीं है जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं एक दूसरे की लोकसभा में। पिछली लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, इस बार भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे। ये नेताजी का फैसला रहा है। और मैं समझता हूं अगर राजनीति में दूसरे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अगर ये कहीं संबंध बना रहे, और कुछ दलों से तो राजनीतिक शिष्टाचार और संबंध अच्छा होना चाहिए हमारा, तो कम से कम कांग्रेस से तो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक शिष्टाचार और व्यवहार बहुत अच्छा है। मोदी के खिलाफ भी मत उतारिए आप। नहीं, वो तो क्योंकि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं प्रचार के माध्यम से, वो हम कह नहीं सकते। तो ये तो केवल कांग्रेस पार्टी के साथ और समाजवादियों के साथ ये पहले से और पार्टी ने और नेताजी ने फैसले लिए हुए हैं, इसलिए पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे। अखिलेश जी, अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई, आज उन्होंने सभी दलों को पत्र लिखा है, आपको भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोदी के खिलाफ एक साझा प्रत्याशी देना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि मुख्तार अंसारी भी चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी कौमी एकता दल है, आप जानते हैं उनके बारे में। क्या ओपन है समाजवादी पार्टी कोई साझा प्रत्याशी देने के लिए मोदी के खिलाफ? क्या आप अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक संगठन है बनारस में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो विधायक के रूप में जीते हैं, जो हारे भी हैं, उन्हें बहुत अच्छा वोट मिला है। इधर समाजवादी पार्टी ने काम भी किया है और काम बहुत करने हैं। तो समाजवादी पार्टी के पास उपलब्धियां हैं, काम है, आने वाले समय में कैसे अच्छा और बेहतर बने, तो वो तमाम चीजें हैं। इसलिए मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी ने ही मुकाबला किया है, समाजवादी पार्टी ही लड़ी है। एक बार तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला हुआ था रैलियों का, उस समय तमाम दल पीछे हट गए, कोई मुकाबला नहीं कर पाया बीजेपी की रैलियों का। तब समाजवादी पार्टी, नेताजी, आदिल आजम खान साहब, हम सब लोगों ने तमाम ऐसी रैलियां की जिसमें बीजेपी को पीछे कर दिया। फिर बीजेपी कहने लगी हमारी उपलब्धियां में हम आगे। जब उपलब्धियां समाजवादी पार्टी ने बताई, आज गुजरात में या बीजेपी की किसी सरकार में 15 लाख लैपटॉप नहीं बटे होंगे एक स्टेट में, विद्याधन लड़कियों को नहीं मिल रहा होगा, 10वां पास बेटी जो अल्पसंख्यक मुस्लिम की उन्हें मदद नहीं मिल रही होगी, किसी भी प्रदेश में किसानों को सिंचाई का जो पानी है नहरों का और सरकारी नलकूपों का वो मुफ्त नहीं होगा। तो ये तो हमारी उपलब्धियां हैं। तो उपलब्धियां हमारे हैं, काम हमारे हैं, तो इसका मुकाबला जब ये नहीं कर सकते तो हमारी पार्टी तो अकेले ही लड़ेगी। और मुझे भरोसा है कि जनता इन तमाम कामों को देख रही है, समझ रही है, निर्णय समाजवादी पार्टी के पक्ष में लेगी। मतलब आप साझा उम्मीदवार के बिल्कुल खिलाफ हैं? मैं पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि हमारी पार्टी ने काम किया है और जनता को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ही लड़ी है। ये तमाम दल, बीएसपी है, इसका भाईचारा कमेटी का ही नहीं पता लगा, कांग्रेस जमीन पर है नहीं, और अब दल कह रहे हैं कि साझा प्रत्याशी होना चाहिए। आप पार्टी को जानता कौन है? आप पार्टी तो जाने कौन सा प्रचार करते हैं, उनका यही नहीं पता।
वो तो कह रहे हैं कि वहां मोदी को हरा देंगे। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब वो ये समझते होंगे कि गंगा में डुबकी ले ली तो हरा लेंगे। अरे बनारस के लोग बहुत समझदार हैं। बनारस के लोग सोच समझ करके निर्णय लेंगे। धार्मिक नगरी जरूर है, लेकिन वहां लोग रहने वाले सेकुलर हैं, और सेकुलर लोग एक होकर करके मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। अखिलेश जी, अगर बात करी जाए, आपने आजम खान जी का जिक्र किया जो तमाम रैलियों में आपके साथ थे, चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर रोक लगा दी है। क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका है, क्योंकि आपका मुस्लिम फेस अब चुनाव प्रचार से बिल्कुल बाहर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी तो भारतीय जनता पार्टी के और बाहर से आए हुए गुजरात के नेता, और लगातार की बात करते हाँ लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जहां भी गए, हम लोगों ने कई मौकों पर हमें जानकारी मिली है, इंटेलिजेंस ने कहा है कि ये लोगों की भाषा अच्छी नहीं है, शब्द अच्छे नहीं है जिस तरह का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और उस समय भी हम लोग कोशिश की। मान लीजिए उदाहरण में दे सकता हूं, झांसी में एक मंदिर परिसर है जहां आजादी से पहले से हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, उसको मुद्दा बनाया बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। उनके बड़े नेता बाहर से आकर के भी आंदोलन करना चाहते थे, कईयों को गिरफ्तार कर दिया, कईयों को आने नहीं दिया, और कम से कम वहां शांति का माहौल बनाए रखने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। जहां तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, मैं समझता हूं चुनाव आयोग को सुनना चाहिए था। अगर उन्होंने अपना पक्ष और जवाब अगर दिया है तो उसको भी गहराई से उसकी जांच कर करके और पूरी बात को समझ करके निर्णय लेना चाहिए था। जिसे न्याय देना है वही न्याय के लिए तैयार नहीं, चुनाव आयोग को ही तो न्याय देना है। अब चुनाव आयोग सुनना भी नहीं चाहते। तो मैं समझता हूं हमारी यही कहना था उस समय भी, और मैंने आज भी कहा और आपके से भी कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को कम से कम उनका पक्ष का पूरा सुन करके और फैसला लेना चाहिए था। लेकिन आजम खान से तो सवाल जवाब किया गया था, उनसे पूछा गया था, उन्होंने जवाब दिया, भेजा जवाब, लेकिन मेरी जहां जानकारी है जवाब को स्वीकार ही नहीं किया और निर्णय ले लिया। अगर अमित शाह और आजम खान के ऊपर लगे आरोपों को देखा जाए, भड़काऊ भाषण के, दोनों के आरोप एक जैसे हैं। देखिए, जो भाषण दिए गए और जो आजम खान साहब ने दिए हैं भाषण, मैंने उसके बारे में भी कहा जिस दिन उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद भी मैंने कहा। इसीलिए मैंने कहा कि उनके पास जो तथ्य जानकारी है जो मिली है वो कम से कम चुनाव आयोग को सुनना चाहिए था। जो पक्ष रख रहे थे उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए थी, तो वो जानकारी ही नहीं की। क्या आजम खान के चुनाव प्रचार में न होने से समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार प्रभावित होगा? तो स्वाभाविक है, अगर वो जाते और कार्यकर्ताओं से मिलते तो मनोबल भी बढ़ता और जोश उत्साह भी बढ़ता। लेकिन मैं समझता हूं चुनाव आयोग उनकी बात सुनेगा और जो कानूनी तरीका है उसमें आगे उन्हें चुनाव। कई सारी इंटेलिजेंस की ऐसी जानकारी थी, कई सारे स्पीचेस आपको मालूम पड़े कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अमित शाह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इमरान मसूद को गिरफ्तार कर लिया भड़काऊ भाषण देने के लिए। यही बात आजम खान पे भी लागू होती है। मेरा सवाल स्पेसिफिक है कि अमित शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, सरकार और कानून के अंदर ही कार्रवाई हो सकती है, और कई मौकों पर जो घटनाएं हुई उन पर सरकार ने कार्रवाई की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों या कोई भी किसी तरह का जिसने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की हो। ये बात मैं तब की कह रहा हूं जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था, और चुनाव शुरू होने से पहले बहुत सारी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी लोगों का ही मामला था जिसमें सख्ती से सरकार ने निपटा है। सख्ती से निपटा, लेकिन जो आखिरी बयान आया कि बदले के नाम पर वोट दीजिए, जो अमित शाह का आखिरी बयान आया, ये तो फिट है उनके अरेस्ट के लिए। अब वो तो चुनाव आयोग ने नोटिस लिया है, कार्रवाई होगी तो सरकार को निर्देश मिलेंगे। कर दिया उनको, जिस तरह सरकार को निर्देश मिलेगा, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार ये पीछे कार्रवाई में नहीं हटेगी। सरकार को जो निर्देश आएंगे चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई होगी। मतलब सरकार चुनाव आयोग के निर्देश पर ही कार्रवाई करे। तो वो तो अभी ट्रांसफर उन्होंने किए तो मैंने सब स्वीकार किए ट्रांसफर। तो हमारे डीएम हटा दिए, एसपी हटा दिए, हमने तो एक शब्द नहीं कहा। और जगह तो मुख्यमंत्री ने आपत्ति भी जताई, लेकिन हमसे स्वीकार जो उन्होंने कहा वो हमने स्वीकार किया और ट्रांसफर किए। लेकिन जो शिकायत करता है वो भी तो वो कहीं न कहीं से जानकारी होनी चाहिए कि शिकायतकर्ता कौन है। वो भी तो राजनीतिक दल ही है, वो भी तो उनका राजनीतिक उनका भी तो लाभ लेने के है कि उनको भी इसी बहाने कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए।
क्या चुनाव आयोग के पास फिर से समाजवादी पार्टी आजम खान जी के मसले पर जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से पिटीशन करने का राइट आपके पास है? मैंने कहा कि वो राय लेकर के कि चुनाव आयोग से क्या कहा जाए और कैसे अपना पक्ष रखा जाए, उस पर विचार पार्टी कर रही है और उस पक्ष पे भी जरूर विचार करेगी। अखिलेश जी, हाल ही के दिनों में मुलायम सिंह जी एक बयान को लेकर चर्चा में आए थे और वो बयान रेप से संबंधित था। उस बयान से इंप्रेशन ये गया या सीधे उन्होंने ये कहा कि शक्ति मिल कंपाउंड में जो रेप हुआ और उसमें जिन 3 लड़कों को फांसी की सजा मिली है वो गलत है? क्या रेप में फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ है समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं इस विचार पे हूं और मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी, और जहां तक मेरी जानकारी है कि इस पक्ष में है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो दोषी के साथ। अगर कोई इस तरह की घटना करे, इससे भी कोई कड़ी सजा हो तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज में ये संदेश भी जाए उस कानून से, उस कार्रवाई से, कि ऐसी घटना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे सदस्य के साथ कभी ना हो। कानून लाइए, बहस करिए, लोकसभा में आएगा, सरकार और समाजवादी पार्टी उस पक्ष में होगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आप ऐसे कुछ कानूनों में बदलाव चाहते हैं, क्यों? ऐसा आपके घोषणा पत्र में भी है। कई कानून ऐसे हैं जो विवाद बनते हैं और समाज में कानून के अंदर ही वो लाभ ले लेते हैं कुछ लोग, और कई बार बहुत सारा अन्याय लोगों पर हुआ है कई धाराओं को लगा करके। तो वो तो लोकसभा में बहस होती है और लोकसभा में बहस होगी, अपना पक्ष निकलेगा। तो मतलब यानी आप ये इंप्रेशन गलत है कि नेताजी ये कहना चाहते हो कि शक्ति मिल में जो गैंगरेप हुआ और उसमें जिन 3 लड़कों को फांसी दी गई वो फांसी देना गलत था, ये इंप्रेशन लेना गलत होगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूं फांसी से भी कड़ी कार्रवाई कोई हो आप पे तो वो करनी चाहिए। हम तो कई मौकों पे देख चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की अच्छाई छिप जाती है, अगर थोड़ी सी भी बुराई हो तो उसका झूठा प्रचार बहुत होता है। प्रचार में समाजवादी पार्टी को बहुत पीछे कर देते हैं। तो कई ऐसे मौके हैं जहां हमारी सरकार के खिलाफ प्रचार हुआ। अधिकारी को लेकर कितना प्रचार हुआ, सैफई के महोत्सव को लेकर के पता नहीं क्या प्रचार हुआ। तो हमारी पार्टी का और सरकार का अगर थोड़ा भी किसी को मिल जाएगा तो खिलाफ प्रचार बहुत होगा, अच्छाई का कभी प्रचार नहीं हुआ। अखिलेश जी, अगर चुनाव की बात करें तो आपने 2 टिकट दिए, एक अतीक अहमद को और एक अन्ना शुक्ला को। आपको नहीं लगता कि फिर से आप उसी रास्ते पे आ रहे हैं? आपने एक डीपी यादव को रोककर एक छवि बनाई थी, जिस छवि ने अखिलेश यादव को 24 घंटे के अंदर हीरो बना दिया था। आप यू आर कमिंग टू बैक टू स्क्वायर वन। देखिए, जो 2 लोग हैं, अतीक अहमद और अन्ना महाराज, इन दोनों के ऊपर कई बार और पुरानी सरकारों में बहुत ज्यादा राजनीतिक दुश्मनी के कारण बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, मैं समझता हूं क्रिमिनलों कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का माहौल कम्युनल कर दिया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का माहौल कम्युनल किया है, कोई क्रिमिनलों को पूछ नहीं रहा। तो ऐसे में तो आपकी पार्टी हार जाएगी, बीएसपी हार जाएगी। अब ये तो जनता तय करेगी, जनता के बीच गए हैं। मायावती के टाइम नारा लगता था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, लेकिन बाद में वो नारा बदला, चढ़ गए गुंडे हाथी पर गोली लगेगी छाती पर। ये हो गया था आपके चुनाव के वक्त। आपको लग रहा है ये नारा फिर से बदलने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जनता ने देखा है, उन्हें अब जनता मौका नहीं देगी और इसीलिए भाईचारा कमेटी उनकी खत्म हो गई और जो उन्होंने बर्बादी की थी उत्तर प्रदेश की, वो बहुत उत्तर प्रदेश पीछे चला गया। तो अब सही दिशा में समाजवादी पार्टी ले जाने का प्रयास कर रही है और मैं समझता हूं उन कामों का लाभ मिला है और उसी का परिणाम ये है कि बहुजन समाज पार्टी आज जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस से भी लोग नाराज हैं और बीजेपी ने इसीलिए एक सांप्रदायिक रास्ता अपनाया है। विकास के मुद्दों को छोड़ करके उन्होंने प्रचार का सहारा लिया है, प्रचार का सहारा ले रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल कैसे बना रहा है उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कोई राजनीतिक दल नहीं रहा होगा जिसने धर्म का इस्तेमाल अपने मंचों पे किया हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आकर के जहां सपना तो विकास का दिखाया और आज भी सपना विकास का दिखा रहे हैं, लेकिन इनका रास्ता जो है सत्ता में पहुंचने का वो सांप्रदायिक है। आपको नहीं लगता, आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता मुजफ्फरनगर दंगे के बाद भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचार के बाद, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो हुआ, उसके बाद आपका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें गिरावट आई है? देखिए, मुजफ्फरनगर की जो घटना थी
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को जो कुछ करना था सरकार ने किया, सरकार ने मदद भी की, रोकने का भी काम किया, लोगों को राहत जो दे सकते थे दिया, लेकिन कुछ लोग इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। इसीलिए मैंने कहा मैं पहले चरण में तमाम अपने उन सेकुलर साथियों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बड़े पैमाने पर बाहर निकल करके सेकुलर सोच के लोगों का पक्ष में मतदान किया है। वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब परसेंटेज बड़ी है तो हमने भी अपनी जानकारी की है कि किन बूथों पे वोट अच्छा पड़ा है। अगर बूथ तक आप जानकारी करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ इस बूथ पे इन समाजवादी थे कि बीजेपी के लोग थे कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, कम से कम आप आकलन कर सकते हैं कि बूथ पर वोट किसका अच्छा पड़ा है। तो मुझे खुशी है कि पहले चरण में ही सेकुलर लोगों ने बहुत अच्छा वोट डाला है, जिससे कि सांप्रदायिक ताकतें बीजेपी जैसी पार्टी पीछे रह जाए और उन्हें मौका देश की राजनीति में न मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो उम्मीद की साइकिल पर सवाल हैं और उत्तर प्रदेश में अभी कई चरणों के चुनाव बाकी हैं और समाजवादी पार्टी बाकी तमाम राजनीतिक दलों को शिकस्त देने के लिए अपनी कमर कसे हुई है।